और आज मैं आप लोग को मैकॉली मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ। कल हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन मेथड देखा था और उसमें आप लोग को जहाँ भी अगर प्रॉब्लम लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मैं उसका अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होगा तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको अभी मैकॉली मेथड स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखिए, ये जो मेथड है, ये मेथड आपका डबल इंटीग्रेशन को, मतलब डबल इंटीग्रेशन में लिमिटेशन क्या था कि जैसे डबल इंटीग्रेशन ये मेथड था, तो इसमें अगर हम मान लीजिए कि कुछ इस टाइप का बीम होता, अगर इस पर मान लीजिए कि कहीं पे कंसनट्रेटेड लोड होता, कंसनट्रेटेड पॉइंट लोड, ठीक है, ये पॉइंट लोड तो समझ रहे हैं, मतलब कि एक सिंगल ऐसे एरो रहेगा, मतलब एक सिंगल किसी एक पॉइंट पर लोड लग रहा है, तो ये होता है पॉइंट लोड। ठीक है, पॉइंट लोड को ही हम कंसनट्रेटेड लोड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड हुआ, और एक आता है कि मोमेंट आता है, ठीक है, जिसको आप कपल जैसा आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है तो ये देखिए, अगर कहीं पर जैसे ये बीम है अपना, ठीक है, इसमें अगर कहीं पर ये वाला आपका पॉइंट लोड आ गया, ठीक है, या फिर ये कंसंट्रेटेड लोड आ गया, तो इस केस में आपका क्या था कि डबल इंटीग्रेशन मेथड वैलिड नहीं था। डबल इंटीग्रेशन मेथड कब वैलिड था? जब आपका ये मतलब आपको जो भी इसका जो शेयर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है, तो उसमें जब बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम बना रहे हैं अगर पूरा में यूनिफॉर्म जा रहा है, तभी वो आपका वैलिड होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड। लेकिन ये जो अभी हम लोग मैकॉली मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपका अगर कहीं पर कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड आ गया या फिर कंसंट्रेटेड मोमेंट है, ठीक है, तो उस केस में भी आपका मैकॉली मेथड वैलिड हो जाता है। तो ये जो है आपका मैकॉली मेथड डीआई मेथड का वो अपडेट वर्जन है। ठीक है, मतलब उसको मॉडिफाई करके ये किया गया है। तो देखिए इसका रूल क्या क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। सपोज कीजिए अपना यही अपना बीम है, ठीक है, इसका कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए ए बी सी और ये डी है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपका पी लोड लग रहा है, इधर भी आपका पी लोड लग रहा है। ठीक, अब मान लीजिए कि ये पूरा का डिस्टेंस आप सपोज कीजिए एल है। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए कि अगर हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड से इस बी पॉइंट पर जो लोड लग रहा है इसका डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल ए है, और ये जो सी पॉइंट पर जो आपका लोड लग रहा है इसका डिस्टेंस मान लीजिए बी है। ठीक है, ये आप डिस्टेंस अपने मन से मान सकते हैं, हम बस आपको एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बता रहे हैं कि जिससे आपका किसी भी तरह का अगर न्यूमेरिकल आए क्वेश्चन में तो आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसमें कहीं भी किसी भी एक सेक्शन पर हम कट कर लेंगे, और वो सेक्शन हम लोग ऐसा चूज करते हैं ना कि अगर मान लीजिए अगर हम लेफ्ट साइड से किसी डिस्टेंस पर जाके कट कर रहे हैं तो हम सेक्शन ऐसा चूज करते हैं जहां पर जितना भी लोड आपका लगा हुआ है सारा का सारा लोड उसके अंदर में आ जाए। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं, सपोज कीजिए अगर हम मान लीजिए कहीं यहाँ पर अगर सेक्शन कट किए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम इस साइड से चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर सेक्शन कट किए यानी कि इसके इधर में अपने पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही सेक्शन आया, तो इसमें क्या हमारा ये लोड और ये लोड जो इधर में जो लोड लग रहा था ये लोड तो इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम यहाँ से सेक्शन कट करके हटा दिए तो हमको ये लोड ही नहीं आएगा, तो फिर लोड के कारण से जो भी इफेक्ट आएगा वो तो हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, इसलिए हम सेक्शन को यहाँ पर नहीं कट करेंगे। ये जो 1-1 सेक्शन मान लीजिए हम ये 1-1 सेक्शन आपको एज्यूम किए थे, तो ये 1-1 सेक्शन आपका वैलिड नहीं है। ठीक है, 1-1 सेक्शन नहीं काटेंगे हम, कोई और सेक्शन देखते हैं। तो अब देखिए, अब मान लेते हैं कि जैसे ये लोड नहीं आ रहा था तो हम इस लोड को भी इंक्लूड कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई एक सेक्शन कट कर दिए हैं, ठीक है, ये मान लीजिए 2-2 सेक्शन है, तो क्या हुआ कि अगर हम 2-2 सेक्शन पे कट किए तो इसके बाद वाला जितना भी है इसको कवर कर दीजिए, ढक दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे 2-2 सेक्शन कट किए तो ये लोड तो आपका आ गया, ठीक है, यहाँ पर जो ये रिएक्शन था ये सब भी आ गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद जो इधर में एक और आपका जो एक्सटर्नल लोड लग रहा था ये लोड तो इसमें नहीं आया, तो क्या करेंगे, अपना ये सेक्शन भी आपका यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो ये 2-2 सेक्शन था ये भी आपका काम
नहीं कर पा रहा है। फिर क्या करें, हम और आगे जाते हैं, और जितना आगे जाते हैं तो क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर एक लोड ये लग रहा था, पी लोड ये था, ठीक है, और एक ये लोड था। तो यही सिर्फ 2 टाइप का लोड लग रहा था। तो ये दोनों लोड को हम मतलब ऐसा कोई सेक्शन कट करते हैं जिसमें ये दोनों लोड आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए ये सेक्शन भी नहीं है, ये सेक्शन भी अपना नहीं है, ठीक। तो अब हम ऐसा सेक्शन लेते हैं जिसमें आपका ये दोनों लोड आपका इंक्लूड हो जाए। तो देखिए ये पी को भी इंक्लूड करना है, इस पी को भी इंक्लूड करना है। तो ये दोनों के बाद हम लास्ट में अगर हम सेक्शन कट कर दें, जैसे कि देखिए ये पी अगर यहाँ पर ये इस जो लास्ट में जो लोड लग रहा है, इस लोड के बाद अगर हम कोई सेक्शन कट कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला मान लीजिए कि एक सेक्शन हम कट कर दिए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर इसके बाद हम इधर कुछ कवर करते हैं तो क्या है, जितना एक्सटर्नल लोड आ रहा है, ये पी लोड आ रहा है, इसको भी हम यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। ये जो पी आ रहा है ये भी लोड कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब कि जो जो लोड आ रहा है इस पर सारा का सारा कैलकुलेट आपका हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये डिसाइड कर पाए कि फाइनल जो मेरा सेक्शन कट हो रहा है, मतलब सेक्शन जो कट करना है वो कहाँ पर करना है। हम लोग कोशिश करेंगे जितना लास्ट से लास्ट हो सके वहाँ पर सेक्शन कट करें, जिससे कि जितना भी हमारा लोड लग रहा है सारा का सारा लोड उसके अंदर में ही आ जाए, ठीक है। जैसे ये सेक्शन कट किए, इसके बाद अगर हम कुछ अगर कवर भी कर देते हैं तो हमारा ये लोड भी दिख रहा है, ये लोड भी दिख रहा है, दोनों दिख जा रहा है। यानी कि अब हम यहाँ से क्लियर हो गए कि हमारा सेक्शन इधर ही कहीं कट होगा, ठीक। अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जैसे ये सेक्शन जो कट किए हैं तो इसके बाद का हम इसका FBD बनाते हैं। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो फ्री बॉडी का जब डायग्राम बनाते हैं तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले हम सेक्शन को जैसा है वैसा फिगर पहले बना देते हैं। इसमें देखिए ये आपका इस शेप में था, यहाँ पर एक लोड लग रहा था, फिर एक यहाँ लोड लग रहा था, ये था A, ये B, ये C था, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम ये जो सेक्शन कट किए थे ये यहाँ से कितना डिस्टेंस पर कट किए, x डिस्टेंस मान लेते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका सेक्शन कट हुआ है, ठीक। ये कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, और ये सब का कितना डिस्टेंस था, ये था स्मॉल a और ये वाला स्मॉल b, ठीक। अब देखिए ये जो हम यहाँ पर जो सेक्शन कट किए हैं तो क्या हुआ कि जब कभी भी किसी मेंबर में अगर हम कट करते हैं तो यहाँ पर हमको शो करना पड़ता है। जैसे कल वाले में हमने देखा था कि यहाँ पर हम लोग यहाँ जो इंटरनल फोर्स जो शियर फोर्स आया था वो शियर फोर्स को भी शो किए थे और मोमेंट को भी शो किए थे, ठीक है। तो मोमेंट और शियर फोर्स जो आया था, तो मोमेंट और शियर फोर्स का डायरेक्शन कल हम आप लोग को बताए थे। तो वो डायरेक्शन कैसे लेना है आज हम एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि आपको बस याद रखना है 2 चीज़, एक होता है RUN, ठीक है, ये होता है शियर फोर्स के लिए, ठीक है। अब देखिए RUN का मतलब क्या होता है, R से होता है राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट साइड। फिर U से हो जाता है अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स होता है, और N से क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। अगर राइट साइड में अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स का मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, अपवर्ड कुछ वैसा फोर्स नहीं है, वो मत समझिएगा, ठीक है। अपवर्ड फोर्स का मतलब हुआ कि अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, तो वो क्या होगा, निगेटिव उसको लेते हैं। बस एक चीज याद रखिए, आपका इससे सब याद हो जाएगा। तो अगर राइट साइड में अपवर्ड फोर्स को हम निगेटिव लिए तो यही अगर हम लेफ्ट साइड में बोलें कि अपवर्ड फोर्स है तो ये क्या हो जाएगा। तो अगर राइट साइड में अपवर्ड को हम निगेटिव ले रहे हैं तो उसका उल्टा अगर जा रहे हैं लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, तो ये निगेटिव का भी उल्टा ले लेंगे इधर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर यही मान लीजिए कि अगर राइट साइड में हम अपवर्ड फोर्स को निगेटिव लिए और फिर आपको बोल दे कि राइट साइड में ही आप जाइए, लेकिन यहाँ अपवर्ड की जगह आपको डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा है। अगर हम राइट साइड जाने पर अपवर्ड फोर्स को निगेटिव ले रहे थे तो डाउनवर्ड वाले फोर्स को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यानी इसका उल्टा लेंगे, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाता है। अब फिर देखिए कि यहाँ से आपका अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड में ही आप गए, ठीक है, ये जैसे लेफ्ट साइड में जाने पे अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव ले रहे थे, ठीक है, लेफ्ट साइड में अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव ले रहे थे, तो लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स इसका अपोजिट हो जाएगा यानी निगेटिव हो जाएगा,
ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद करने के लिए नहीं है, ये सब चीज़ तो बस मैं आपको ऐसे ही इसे रिलेट करके बता दिया हूँ, ठीक है। बस आपको मेन याद क्या रखना है, सिर्फ ये वाला चीज़, ये वाला याद रखिए, और इसे कैसे हम रिलेट किए ये चीज़ आपके माइंड में फिट हो गया होगा। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है कि ये था आपका किसके लिए, ये था आपका शियर फोर्स के लिए। अब हम आपको बताते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए। जैसे मोमेंट का आपको जब लिखना है तो मोमेंट के केस में क्या करते हैं, मोमेंट के केस में हम याद करते हैं कि RCN, ठीक है, RCN ये किसके लिए है, ये आपका मोमेंट के लिए, या फिर बेंडिंग मोमेंट लिखिए या मोमेंट लिखिए आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग। अब देखिए RCN का मतलब क्या हुआ, R से तो वही हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है, RHS यानी राइट हैंड साइड। फिर C से इसमें क्या होता है, C से होता है इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। जैसे घड़ी का जो डायरेक्शन है, घड़ी कैसे चलता है, घड़ी में जब आप सेकंड का सुई देखे होंगे वो उसको आप जज कर पाते हैं, तो वो कैसे चलते रहता है, वो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे चलते जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 से शुरू हुआ, 2 3 ऐसे करते करते यहाँ पे 12 तक आता है, ठीक। यानी कि ये वाला जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी वाले चाल में है, ठीक। अगर यही इसका उल्टा चल रहा है तो उल्टा किधर चलता है, ये इधर से चलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये CW से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि राइट साइड में क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं, राइट साइड में क्लॉकवाइज को निगेटिव। तो यहाँ पर से देखिए, तो ये राइट हैंड साइड में अगर इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है तो इसको हम क्या ले लेंगे, फोर्स करने का मतलब यहाँ पर मोमेंट की बात चल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो बस एक चीज़ याद है, इससे आप सब के सब रिलेट कर लेंगे। अगर राइट साइड में क्लॉकवाइज को निगेटिव लिए तो राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर राइट साइड में क्लॉकवाइज को निगेटिव ले रहे हैं तो अगर लेफ्ट साइड में हम पूछ दें कि क्लॉकवाइज है तो क्या लेंगे, तो लेफ्ट साइड में अगर क्लॉकवाइज हो जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अगर सपोज कीजिए अगर लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज पूछ दें तो क्या होगा, तो फिर वो निगेटिव हो जाएगा। तो वो आप इससे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली आपको याद क्या रखना है, बस इसमें 2 बातें आपको याद रखनी है, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, एक बार फिर से आपको इसमें बता दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया अपना काम। तो यहाँ पर इसी चीज़ को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर फोर्स शो करेंगे। तो वो फोर्स कैसे शो करेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जनरली अपने तरफ से कोशिश करते सब चीज़ पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। अगर इन केस कहीं पर उल्टा डायरेक्शन आ गया, हम लोग जो अज्यूम किए, मान लीजिए कि हम लोग ऐसे मान लिए हैं, ठीक है। अगर ऐसे ना आके वहाँ पर इधर की ओर आ रहा है तो अपना वैल्यू क्या आएगा, अपना जैसे हम इसको पॉजिटिव लिया तो अपना वैल्यू जो आंसर आएगा वो निगेटिव में आ जाएगा। तो हम समझ लेंगे कि जो भी हमने डायरेक्शन माना है वो उसका उल्टा है, ठीक है। तो इससे हम लोग टेंशन नहीं है। तो हम लोग बस ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि इसको आप क्या मान लेंगे कि आप यहाँ पर जो भी आप फोर्स लगाइएगा, जैसे शियर फोर्स ऊपर की ओर लगाइए चाहे नीचे की ओर, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा आसानी के चलते, मतलब कि कंफर्टेबल के चलते हम इसको ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो यहाँ पर पॉजिटिव थे, ठीक है। तो जैसे देखिए ये सेक्शन अपना ए के सब राइट साइड में है, क्योंकि सेक्शन तो हम इधर से कट किए हैं ना, तो हम इधर से ही देखेंगे, ठीक है। तो ए के सारा चीज़ जो है राइट साइड में है। तो अब बताइए राइट साइड में हम यहाँ पर शियर फोर्स देना चाहते हैं, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये अपवर्ड वाला जाएगा, ये डाउनवर्ड वाला जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ से देखिए राइट साइड में हम क्या बोलते थे, अपवर्ड फोर्स को निगेटिव लेते थे शियर फोर्स में, यहाँ हम अभी शियर फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये राइट साइड में है, अपवर्ड को हम निगेटिव लेते थे, ठीक है। तो हमें चाहिए पॉजिटिव, तो कौन सा हम लेंगे, यहाँ से डाउनवर्ड वाला ले लेंगे, यानी कि ये इसको कट कर देंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये तो क्लियर हो गया। तो चलिए ठीक है, हम ये अपवर्ड वाला को हटा दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमको मोमेंट लगाना है। तो मोमेंट भी हम यहाँ पर चाहिए तो ऐसे क्लॉकवाइज लगा सकते हैं, या फिर चाहिए तो आप एंटी क्लॉकवाइज लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। अब इसमें देखना है कि पॉजिटिव कौन सा दे रहा है हमको, जो पॉजिटिव देगा हम उसको मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव किससे मिलेगा, देखिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट के लिए तो ये वाला अपना ट्रिक है, ठीक है। इसको एज ए ट्रिक यूज कीजिएगा आप। तो ये क्या है, राइट साइड में क्लॉकवाइज को निगेटिव बोलते हैं। क्या है, राइट साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं, तो हमें तो चाहिए पॉजिटिव, तो हम क्लॉकवाइज की जगह पे हम क्या ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे। अब देखिए ये वाला जो जा रहा है बाहर का, ये तो आपका क्लॉकवाइज, क्लॉक के डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज हो गया। तो इसको हम उल्टा डायरेक्शन वाला यानी ये वाला ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव। तो हम
इधर वाले को हटा देंगे। ये आप लोग 2-3 क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो ये आप खुद ही इसको एनालाइज कर लीजिएगा कि यहाँ कहाँ पर किधर से डायरेक्शन देना है, शेयर फोर्स का ऊपर होगा नीचे होगा, ये सब चीज़ आप खुद से एनालाइज कर लीजिएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब इतना करने के बाद क्या करना है इसमें कि आपको ये जो सेक्शन एक्स एक्स जो आपने कट किया है, ठीक है, इस पॉइंट पर आपको बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखना है। क्या करना है? बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखना है। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम अभी अज्यूम करके चल रहे हैं कि आप लोग को थोड़ा बहुत आता है। अगर नहीं आता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको क्लियर कर देंगे। तो देखिए, जैसे हम लोग मान लीजिए कि अगर इसका बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखना है तो कल भी हम आपको बताए थे बेंडिंग मोमेंट यानी मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये मतलब तो आपको पता होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये आपका ये कोई अपना बीम है, इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि एक ऐसे फोर्स लगा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यानी इसके 90 डिग्री वाले डायरेक्शन में, तो इसका 90 डिग्री कहाँ है? ये आपका ये 90 डिग्री हुआ। तो इसके इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ना कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका फोर्स अगर मान लीजिए कहीं इधर आप ले लिए तो इसको आप ऐसे ट्रायंगल बोलिए कि सर ये तो इतना डिस्टेंस हो गया, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, तो हाँ ये ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन हमको तो ये इंक्लाइन डिस्टेंस तो लेना नहीं है, हमको कौन सा डिस्टेंस लेना है? हमको यहाँ पर लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से हुआ, अगर ये तो सिंपल था, इसमें आप समझ गए। अगर मान लीजिए कोई केस आपको ऐसा दिख जाए कभी फ्यूचर में कि मान लीजिए कि इस पर लोड ऐसे सीधा सीधा लोड ना लग करके आपको इस पर कुछ ऐसे मान लीजिए इंक्लाइन लोड लग रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हमको मान लीजिए इस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं मोमेंट, तो आप बोलिएगा कि सर ये तो ऐसे लोड लग रहा है, तो इस पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है? जैसे देखिए, ये जो आपका लोड लग रहा था, आप इसको अज्यूम कीजिए, ये आई थिंक आपको नीचे नहीं दिखेगा, हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये जो आपका था, इस पर कुछ इस शेप में आपका लोड लग रहा था, ठीक है, इस पॉइंट पर आपको निकालना था बेंडिंग मोमेंट। तो अब इसमें क्या करना था कि फोर्स तो ये आपको पता है, यहाँ से जो भी फोर्स लग रहा है PABCD कुछ भी मतलब जो भी आप इसका नाम दीजिए, फोर्स तो आपको पता है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता था। तो डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं कि इस फोर्स को हम एज्यूम करते हैं कि ये कुछ अगर मान लीजिए और आगे जा करके आपका ये बीम होता या फिर ये जो भी स्ट्रक्चर है वो और आगे होता, तो ये कैसे लगता है? ये ऐसे आगे बढ़ते जाता है, ऐसे चला जाता, ठीक है। अब यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से इससे ये वाला डिस्टेंस ऐसे मेजर कर लेते हैं। ये जैसे यहाँ पर जो 90 डिग्री आया, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हम इसको मेजर करते हैं। ये जो डिस्टेंस आया यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लेंगे अपना मोमेंट निकालने में, ठीक है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर तो सिंपल सा लोड दिया हुआ था, आपको यहाँ से सीधा सीधा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आपका A और B जो भी ये इसके लिए दिया गया है, ये तो सिंपल इसी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ही है, तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये बस आपको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बता दिए कि अगर इनकेस फ्यूचर में कभी आपको ऐसा दिखा तब। तो देखिए, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग लेते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो क्या करना है कि यहाँ से आपको बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आपको लिखना है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, ठीक है, एट सेक्शन किस पे? एक्स एक्स सेक्शन पे, कि हम यहीं पर सेक्शन कट किए हैं और इसी पर है कि आपका सारा फोर्स इस पे आ रहा है, तो एट सेक्शन एक्स एक्स, ठीक। तो अब देखिए, अब क्या करना है कि इस सेक्शन पे आपको बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखना है। तो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन तो आपको पता है क्या होता है, तो बेंडिंग मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फोर्स क्या है, यहाँ पर ये जो ए पर जो ये सपोर्ट दिया हुआ है, ये कुछ रिएक्शन लगाएगा, मान लीजिए इसको हम RA से डिनोट कर रहे हैं अभी, तो ये हो जाएगा आपका RA, ठीक है। तो ये RA जो सेक्शन है, ये RA कितना डिस्टेंस पर लग रहा है? इस एक्स से, ये जो आपका सेक्शन है यहाँ से कितना डिस्टेंस पर लग रहा है? ये आपका स्मॉल x डिस्टेंस पर लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे? RA इंटू स्मॉल x, ठीक है। यहाँ पर से हम कर दिया अभी RA इंटू स्मॉल x। अब देखिए, अब आप बोलिएगा कि सर आप इसमें प्लस या माइनस का साइन नहीं लिए, तो प्लस या माइनस का जो साइन है, अगर हम इसको अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम इनके इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिख रहे हैं
तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हम इसको माइनस अगर ले लें, ठीक है, तो बाद में जा करके सबको इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर साइन ले लेंगे। फिर क्या होगा कि लास्ट में अगर हम इसको जब इक्वेट करेंगे जीरो से, तो ठीक है, मान लीजिए कि जो अभी ऐसा आया, अगर बाय द वे इसको कॉमन लेकर के माइनस अगर हम हटाएंगे तो सब प्लस में हो जाएगा। मतलब जो भी साइन है यहाँ पर ये वाला आपको अभी के टाइम में, अभी जो हम आपको RUN और RCN जो बताए थे, इस जगह पर आपको अगर नहीं भी लगाओ तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि बराबर में तो जीरो ही करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे -8 और कुछ भी है बराबर जीरो करना है, ठीक है। अगर यहीं पे मान लीजिए कि प्लस में ही है 8, इधर में बराबर करके जीरो करना है, यहाँ पे कुछ और रहता, ठीक है। तो ये इधर में प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, सब तो इसी के अकॉर्डिंग साइन दिया गया है। तो फिर ये उधर जाता है तो अपना माइनस ऑटोमेटिक खत्म हो जाता। इसीलिए हम यहाँ पर साइन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम देखिए अब, लेकिन हाँ, एक को जैसे दिए हैं उसी तरह से बाकी सबका साइन देंगे। यहाँ पर हम क्या किए, ये जो आपका RA जो फोर्स है, ये जो आपका RA फोर्स लगा रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये जो आपका मेंबर है, सपोज कीजिए मेंबर कैसा है, XA, ये मेंबर है आपका, ठीक है, XA यानी इस डायरेक्शन में आपका मेंबर है। इस पर हम क्या कर रहे हैं, RA से फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि ये मान लीजिए RA है अपना, इससे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ये इसको किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट करते जा रहा है ये, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो हम अभी यहाँ पर क्या ले रहे हैं, क्लॉकवाइज को हम मान लीजिए कि ऐसे पॉजिटिव लिए हैं, ठीक है। तो फिर अब देखिए, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी अगर आप नहीं देखें तो भी आपको उतना दिक्कत इसमें, अब भी इस जगह पर कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए इसको समझते हैं, मान लीजिए कि हम इसको देखिए, इसको हम जैसे घुमाए तो ये ऐसे घूम रहा है, इसको हम पॉजिटिव ले लिए। तो और ये देखिए अब इस वाले सेक्शन पे देखते हैं, P वाले सेक्शन, ये जो P फोर्स आपका जो लग रहा है, P फोर्स आपका B पॉइंट पे लग रहा है, यानी कि आपका मेंबर तो है ये वाला, ठीक है। इस पर यहाँ पर आपका ये जो X पॉइंट है, मान लीजिए ये है, अगर इस पर हम यहाँ पर से लोड लगा रहे हैं तो ये इसको कैसे घुमाएगा, इधर की ओर घुमाएगा, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, ठीक है। ये इधर वाले को हम पॉजिटिव लिए हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाले को निगेटिव लेंगे, तो बस यहाँ पर निगेटिव साइन दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर निगेटिव साइन लेते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से P हो जाएगा ये फोर्स, ये P इंटू में क्या हो जाएगा, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। इसका डिस्टेंस अब निकालना है अपने को। यहाँ पर क्या था, टोटल डिस्टेंस है अपना x, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपना x है, लेकिन आपको चाहिए तो ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो अपने को नहीं पता है। तो ये डिस्टेंस नहीं पता है तो क्या हो गया, अपने पास पूरा डिस्टेंस तो पता है ना, x है, और इसमें से इधर वाला डिस्टेंस a है और ये भी पता है। तो x में से अगर हम इस a को घटा देंगे तो इधर वाला ही तो डिस्टेंस बचेगा ना, तो वही यहाँ पर कर देंगे P इंटू में, यहाँ पर अगर आप तो इसको समझना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार आप लिख लीजिए डायरेक्ट B, ठीक है। P इंटू में ये वाला डिस्टेंस आपका, सॉरी यहाँ पर B तो नहीं है ना, B तो दूसरे का है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर से आप ऐसे ही में लिखिए, यहाँ से P इंटू में ये वाला डिस्टेंस आपको लिखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x में से एक को घटा देंगे, जो आएगा वो इधर का डिस्टेंस बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे P इंटू में x माइनस स्मॉल a, ठीक है, x माइनस a इसका हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से ये फोर्स तक हम आए, इसके बाद फिर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स अब लग रहा है। तो अब हम आते हैं इस फोर्स का काम करते हैं। इस फोर्स पर क्या है, इस फोर्स पर भी अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पेन या कुछ भी आप रख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोड लगाइएगा, तो यहाँ देखिएगा ये कैसे घूम रहा है, ये फिर इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, यानी कि ये वाला जो लगाया था इसके उल्टा डायरेक्शन में ही घूम रहा है। तो फिर यहाँ पर जो इसका प्लस लिए थे तो इसका उल्टा यहाँ पर माइनस साइन ही ले लीजिएगा, ठीक है। तो माइनस साइन लिए, ये लोड कितना था, P था, तो यहाँ पर लोड हो जाएगा P, और इंटू में फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए आपको। तो देखिए फिर से आपको इतना, ये वाला डिस्टेंस आपको नहीं पता है अभी, ये डिस्टेंस आपको चाहिए। तो क्या कीजिएगा, पूरा में से इसके इधर वाला डिस्टेंस जो B है ये घटा दीजिएगा, यानी कि x माइनस B कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये डिस्टेंस भी आपको पता चल जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर से आप इधर से तो सब यहाँ तक पहुँच गए। अब का क्या होता है, यहाँ पर अब आते हैं ये वाला शियर फोर्स का। ये शियर फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ये शियर फोर्स हम आपको शो किए हैं इधर में, लेकिन ये शियर फोर्स एक्चुअल में लग तो रहा है इसी पॉइंट पर, ताकि यहाँ पर जो सेक्शन कट किए थे इसी पॉइंट पर लग रहा है ना। तो देखिए
ये जो फोर्स है, तो फोर्स को फिर से मोमेंट में बदलना है। हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो क्या करते हैं कि ये जब इसको आप लिखिएगा इस मतलब मोमेंट के टर्म में, तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट है, ठीक है, आपका जैसे ये बीम था, अब ये जो शियर फोर्स लग रहा है इसी पॉइंट पे लग रहा है, इसी पॉइंट पे आपको मोमेंट भी चाहिए। तो ठीक है, फोर्स तो आपके पास है लेकिन डिस्टेंस है कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं इसी पॉइंट का डिस्टेंस। मान लीजिए इसी पॉइंट पे आपको निकालना है और इसी पॉइंट से आपको डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंस आप बताइएगा नहीं, क्या है डिस्टेंस, यहाँ पर 0 डिस्टेंस है। तो वही चीज़ यहाँ पर होता है कि अगर इस शियर फोर्स को हम लेते भी हैं तो फोर्स इंटू में डिस्टेंस करते हैं तो ये 0 हो जाता है, यानी कि शियर फोर्स को यहाँ पर हम इग्नोर कर दे रहे हैं अभी, क्या कि उससे कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर एक मोमेंट भी आपका लगा हुआ है। तो देखिए ये जो मोमेंट लगा हुआ है, मोमेंट तो आपको यहाँ पर मोमेंट तो ऑलरेडी मोमेंट ही है, तो उसको तो आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना नहीं है। तो मोमेंट तो एज इट इज जैसे भी रहता है वैसे ही जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मोमेंट को हम mx से डिनोट करते हैं, यहाँ पर शियर फोर्स को vx से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए mx है तो mx यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट। अब देखना है कि mx प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो ये देखिए ये क्या है कि इधर से हम ये जो फोर्स लग रहा था, तो ये इसको इस डायरेक्शन क्लॉकवाइज में घुमा रहा था, इसको हम प्लस लिए। फिर ये देखिए ये वाला इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, माइनस लिए। ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, माइनस लिए। ये वाला मोमेंट जो लगा ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज में ही है, ये भी माइनस में ले लेंगे, यहाँ पर माइनस साइन दे देंगे। अब क्या करते हैं कि मोमेंट को इक्विलिब्रियम होने के लिए, मतलब ये जो भी आपका स्ट्रक्चर है इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने के लिए क्या होता है कि इसको हम 0 के बराबर करते हैं। मतलब कि क्या किए यहाँ पर समेशन, ठीक है, टोटल बेंडिंग मोमेंट का सम किए, समेशन mx इज इक्वल टू 0। मतलब टोटल जो मोमेंट है, एक्स मत कीजिए, टोटल जो मोमेंट है उसको हम 0 के बराबर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जितना भी आया इस सब को जोड़ करके हम यहाँ पर 0 के बराबर कर रहे हैं। तो ये जो आपका आया ये एक जनरल वे में हम लिखे हैं, तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है। ये क्या किए हम यहाँ पर सिर्फ अभी बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखे हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब अगर इसमें कहीं पर मान लीजिए कहीं पर, जैसे ये तो हम अभी पॉइंट लोड की बात किए थे, अगर कहीं पर मतलब आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट आ जाता है तो आप क्या कीजिएगा, तो देखिए उस केस में क्या करते हैं, इसको हम फिलहाल रफ कर देते हैं। अब देखिए जैसे यहीं पर आप मान लीजिए कहीं पर आपका मोमेंट आ जा रहा है, तो मोमेंट के केस में क्या करना है कि मान लीजिए कि ये आपका ऐसे बीम था, ठीक है, यहाँ कहीं पे आपका मान लीजिए मोमेंट लगा हुआ है, ठीक। ये टोटल डिस्टेंस आपका मान लीजिए वही था अपना x था, और ये डिस्टेंस यहाँ से मान लीजिए c डिस्टेंस पर आपका ये मोमेंट लग रहा है, ठीक है। तो मोमेंट के लिए जब जैसे हम वो पिच पहले जो इक्वेशन लिखे वैसे ही इक्वेशन तो सब वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। जैसे जैसे इक्वेशन आता है इसका मोमेंट का इक्वेशन यहाँ भी हम वैसे ही इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक अलग से क्या करते हैं, जैसे लास्ट का जो हम यहाँ पर जो मोमेंट था, इस मोमेंट को हम कैसे ऐड किए थे, जैसे माइनस में mx मान लीजिए आया था तो माइनस mx हम डायरेक्ट लिख दिए थे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं इधर बीच में अगर कहीं मोमेंट आ जाता है तो उसका साइन तो हम लोग देख लेंगे कि प्लस होगा कि माइनस हो, तो आपको पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मोमेंट आया तो मोमेंट तो हम इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि मोमेंट का ही इक्वेशन लिख रहे हैं, मोमेंट ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, तो इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं। तो ठीक है, तो हम डिस्टेंस से जब मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो इसमें क्या करते हैं ना कि इसमें जो आपका ये डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो इसका कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये x में से c अगर हम लेस कर देते हैं, x में से c माइनस कर देंगे तो x माइनस c आ जाएगा इसका ये डिस्टेंस। तो हम यहाँ से m इंटू में x माइनस c करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमको डिस्टेंस नहीं चाहिए अभी, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर हमको नहीं चाहिए तो इसको हम 1 बना देते हैं। तो 1 कैसे बनेगा, कोई भी चीज़ का पावर अगर हम 0 कर दें तो क्या होगा, ये डिस्टेंस तो 1 हो गया ना, ठीक है। तो यही चीज़ हम करते हैं मैकॉले मेथड में, यही एक चीज़ आपको
मेन आपको याद रखना है। और एक और चीज़ आएगा आगे में, वो आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ हम बताएंगे। बस इतना करना है और इसके बाद फिर आपका मैकॉले मेथड में कुछ खास नहीं बचेगा। एक हम क्वेश्चन अभी देखते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आपका ये सारा कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपका जैसे यहाँ एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है और इस पर सिमेट्रिकल लोडिंग अभी फिलहाल लगाया हुआ है। आपको आसानी से समझने के चलते ये हमने सिमेट्रिकल लोड लगा दिया है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ से L/3 डिस्टेंस पर एक W लोड लग रहा है और फिर यहाँ से L/3 डिस्टेंस पर एक W लोड लग रहा है। यानी दो, ये पूरा जो स्ट्रक्चर अगर देखिए आप इसके सेंटर के अबाउट, ठीक है, तो ये सेंटर के अबाउट आप अगर लेफ्ट देखिए या फिर राइट देखिए, दोनों साइड में आपको सेम चीज़ दिखेगा। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर जितना डिस्टेंस पर यानी L/6 डिस्टेंस पर ये जो है L/3 था, ये टोटल तो इसका आधा यानी L/6 डिस्टेंस पर यहाँ से इधर लोड लग रहा है और फिर यहाँ से ये एक इधर सपोर्ट है। उसी तरह से इधर भी ये लोड लग रहा है, यहाँ पर ये सपोर्ट है। मतलब सब कुछ सेम डिस्टेंस पर है, इसलिए इसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसमें हम अभी ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको यहाँ पर से रिएक्शन निकालने आता है। ठीक है, अगर रिएक्शन निकालने में कोई दिक्कत होगा तो आपको शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का वहाँ से आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको डायरेक्ट लेकर के चलते हैं। अगर फिर आपको कहीं कोई इसमें ये चीज़ अगर निकालने में कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके पूछ लीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। अभी देखिए ये क्या किए हम कि यहाँ पर से ये जो रिएक्शन लिखे हम, ये रिएक्शन का वैल्यू है यहाँ से, ये जो सपोर्ट लग रहा था, ये सपोर्ट के बदले आपका यहाँ पर ये जो सपोर्ट दे रहा है, कितना का सपोर्ट दे रहा है, तो ये W यूनिट का दे रहा है। उसी तरह से यहाँ भी जो सपोर्ट है ये भी W का दे रहा है। ठीक, तो अब देखिए ये सिमेट्रिकल था इसलिए ऐसे आ गया। अगर सिमेट्रिकल ये सेक्शन नहीं होता तो फिर आपको यहाँ पर ये रिएक्शन निकालना पड़ता। उसका जो आपको जो प्रोसेस है, अगर आपको नहीं पता होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेक्शन कट करेंगे। सेक्शन कैसे कट करेंगे, जहाँ पर हमारा जो भी लोड लग रहा है ये सब लोड इसमें आ जाए। तो लोड आने के लिए ये भी लोड आना चाहिए, ये भी लोड आना चाहिए। तो जो सबसे लास्ट वाला लोड आ रहा है उसके बाद में हम सेक्शन कट कर लेंगे। ये चीज़ तो आप लोग को पता है। ये मान लीजिए यहाँ पर हम सेक्शन कट कर लिए x। ठीक है, अब क्या करना है कि ये कितना डिस्टेंस पर है यहाँ से, मान लीजिए कि ये यहाँ से x डिस्टेंस पर है। ठीक, यानी कि हम a के राइट साइड में x डिस्टेंस पर एक सेक्शन कट किए। तो क्या करेंगे, इसका हम वो बना लेते हैं, FBD बना लेते हैं। ठीक, तो FBD कैसे बनेगा, ये देखिए यहाँ से ऐसे था, यहाँ पर ये W लोड लग रहा था, फिर L/3 पे यहाँ W लोड लग रहा था, यहाँ से ये L/3 पर था और यहाँ से फिर ये, इसको छोड़िए, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ से आपका ये वाला लग रहा था L/3 पर। ठीक, अब यहाँ पर हम सेक्शन कट कर दिए हैं ये x। तो ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से आपका x डिस्टेंस पर है। ठीक, तो अब देखिए अब क्या करना है कि अब आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखना है। इसका नाम पहले आप दे दीजिए, ये क्या था, A, ये B, ये C। ठीक है, इस पॉइंट का कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए कुछ भी दे दीजिए, ABCD था तो इसको मान लीजिए कि E पॉइंट है। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है कि आपको सबसे पहले लिखना है कि बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन एट पॉइंट E पर। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं मोमेंट इक्वेशन एट पॉइंट E पर। ठीक है, यानी E पॉइंट पर आपको मोमेंट का इक्वेशन लिखना है। वो कैसे होगा, तो इसको इक्वेशन लिखने से पहले आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा ना, यहाँ जैसे सेक्शन कट किए तो यहाँ पर शियर फोर्स आया होगा और मोमेंट भी आया होगा। ठीक है, तो अब किस डायरेक्शन में लेना है ये तो आप लोग को अभी हमने बताया था। आपको पता होगा क्या कि शियर फोर्स के लिए RUN करते हैं, राइट साइड में अपवर्ड को निगेटिव लेते हैं। तो ये जो भी सेक्शन हम ले रहे हैं ये पता कैसे चलेगा कि हम राइट साइड की बात कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं। तो क्या है कि जैसे देखिए हम A पॉइंट को अपना बेस मान के A से ना हम सेक्शन कट किए हैं, A से हम सेक्शन कट किए, तब A पॉइंट से A पॉइंट की ओर हम फेस करके खड़ा हो जाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ से देखेंगे ये राइट साइड में जा रहे हैं हम या फिर इधर लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। तो देखिए, तो ए पॉइंट से हम इधर इस ई पॉइंट के पास जाने के लिए क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट से हम राइट साइड में जा रहे हैं। तो ये हमारा हुआ राइट साइड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से हमको ये पता चल गया कि हम राइट साइड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको शियर फोर्स का डायरेक्शन देना है, ठीक। तो शियर फोर्स का जो डायरेक्शन देना है, तो बस दो ही डायरेक्शन हो सकता है, या तो अपवर्ड जाएगा या फिर डाउनवर्ड आएगा, ठीक। तो हमको पता है कि राइट साइड में अपवर्ड को हम निगेटिव लेते हैं। क्या पता है कि राइट साइड में अपवर्ड को हम निगेटिव लेते हैं। तो हम तो एज्यूम अगर कर रहे हैं अपने सुविधा के लिए, तो हम पॉजिटिव ही एज्यूम करते हैं। तो जब अपवर्ड को निगेटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर शियर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। यानी इस अपवर्ड को हटा देंगे, ठीक। ये हो गया आपका वी एक्स। एक्स पॉइंट मैंने ई पॉइंट पे था तो वी ई भी आप कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या है, यहाँ पर मोमेंट की बात आती है। तो मोमेंट आपके पास दो डायरेक्शन, एक तो ये डायरेक्शन में दे सकते हैं या दूसरा इस डायरेक्शन में दे सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए भी हम लोग पढ़े थे। उसके लिए क्या पढ़े थे हम पढ़े थे RCN, यानी कि राइट साइड में। अभी देखिए, अब सेक्शन तो वही है, तो राइट साइड में ही फिर हम बात करेंगे। राइट साइड ये इसके ए के तो राइट साइड में ही है, तो हम यहाँ पर राइट साइड की ही बात कर रहे हैं। तो RCN यानी कि राइट साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं। क्या बोले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं। तो हमको तो बात कर रहे हैं, तो अब हम अपने से एज्यूम करें तो हम पॉजिटिव ही एज्यूम करेंगे। तो पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, यहाँ जब क्लॉकवाइज को निगेटिव लिए हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जो आएगा, ठीक है, ACW एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जो आएगा इसको हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहाँ पर हम क्लॉकवाइज को हटा करके ये क्लॉकवाइज को हटा देंगे और क्या ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज वाला ले लेंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन, ये इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, अब आगे हम यहाँ पर मोमेंट का इक्वेशन लिखते हैं। तो मोमेंट का इक्वेशन के लिए फिर वही चीज़ हम अपने को याद रखना है। क्या याद रखना है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए, सबसे पहला फोर्स यहाँ से आते हैं, क्या है, ई पॉइंट पर अब हम आते हैं, ठीक है। ई पॉइंट के लिए सबसे पहला फोर्स क्या है, यहाँ पर जो रिएक्शन लग रहा है, ये रिएक्शन W का लग रहा था, तो यहाँ पर ये W आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ से फोर्स यानी W इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी W, यानी इस पॉइंट से A से लेकर के E तक का कितना डिस्टेंस है, ये x है। तो W इनटू में x कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये इधर से लग रहा था, इसको और भी इजी वे में अगर आप समझना चाहते हैं, मतलब साइन का अगर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उस बेसिस पे अगर आप समझना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर अभी जो हमने RUN और RCN बताया था वो सिर्फ इस पॉइंट के लिए आपका मेन था, और उसका फिर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में काम आएगा, तो वहाँ हम लोग बाद में देख लेंगे अगर जरूरत पड़ा तो। देखिए, तो फिलहाल हम अभी यहाँ पर आते हैं। ये जो इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन जो अगर हम लिखते हैं समेशन जैसे मोमेंट जीरो करने के लिए, तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से अपवर्ड फोर्स में अगर हम मानते हैं, ठीक है, एक्चुअल में तो होता है ये वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेकर के, लेकिन हम इजी वे में समझने के पर्पज से, ताकि आपको क्वेश्चन में गलत ना हो और टाइम भी बचे, उस केस के लिए अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, शुरू में कुछ नहीं लिखे यानी पॉजिटिव है, अगर हम अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं तो आंख बंद करके करना क्या है, डाउनवर्ड फोर्स को निगेटिव ले लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये इस ए पॉइंट की बात हम कर चुके हैं। तो इसके बाद कौन सा है, बी पॉइंट पर का लोड आया, तो बी पॉइंट पर डाउनवर्ड है, तो हम आंख बंद करके यहाँ पर माइनस ले लेंगे, ठीक। फिर इसके बाद जो है फोर्स इंटू डिस्टेंस करना है तो वो कर देंगे। फोर्स क्या है, ये W फोर्स है आपका, यहाँ पर ये W हो जाएगा। अब इंटू में डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब देखिए आपका यहाँ इस B पॉइंट से E पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए आपका ये टोटल डिस्टेंस x है, ठीक है। तो ये टोटल में से अगर हम इधर वाला घटा दें तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ इधर का डिस्टेंस बच जाएगा। तो वही हम करते हैं, यहाँ पर टोटल जो x है, x में से इधर का ये डिस्टेंस L/3 घटा देते हैं, ठीक है। तो टोटल ये जो x था, x माइनस L/3 कर दिए। तो ये क्या आ गया, ये B पॉइंट का आ गया। अब हम कहाँ पर आते हैं, C पॉइंट पे आते हैं, ठीक। तो C पॉइंट पे आए तो C पॉइंट पर भी वही, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो फिर से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, C पे फिर वही फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है, यहाँ पर भी आपका W है, ठीक। तो यहाँ पर भी आपका W हो गया।
अब देखिए, अब डिस्टेंस आपको कौन वाला चाहिए, आपको सिर्फ ये वाला डिस्टेंस चाहिए, लेकिन आपके पास ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो गया, आपके पास पूरा डिस्टेंस तो दिया हुआ है ना, तो फिर पूरा वाला डिस्टेंस में से ये इतना डिस्टेंस हम घटा देंगे तो बचा हुआ यही डिस्टेंस आ जाएगा। तो वही करते हैं अभी यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर डिस्टेंस के लिए x माइनस, मैंने पूरा x था, x में से घटा देंगे किसको किसको, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला, दोनों को घटा देंगे, यानी कि यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस घटा दिए। तो क्या करेंगे, माइनस में l/3 फिर माइनस में l/3, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस घटाएंगे तब तो यहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर कर देंगे माइनस में l/3 फिर माइनस l/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो कर दिए, अब इसमें क्या करना है कि इस पॉइंट तक आ गए। अब हम आते हैं ई पॉइंट पर। ई पॉइंट पर देखिए फिर से ये जो शियर फोर्स लग रहा है ये तो इसी पॉइंट पर ही लग रहा है, तो इस पॉइंट पे ही लग रहा है तो फोर्स तो है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर 0 हो जाता है, यानी कि शियर फोर्स को हम हटा देंगे, शियर फोर्स से कोई मतलब नहीं है। तो हम लिख करके ना तो टाइम वेस्ट करेंगे ना जगह वेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये मोमेंट है ये मोमेंट तो आएगा, तो यहाँ पर मोमेंट लिख देंगे। मोमेंट का डायरेक्शन देखिए, अब यहाँ पर मोमेंट के लिए आपको डायरेक्शन देखना पड़ जाएगा। मोमेंट पहले यहाँ पर लिख लीजिए कितना है mx, जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पर mx लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए mx प्लस में होगा कि माइनस में होगा ये चीज़ आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर से कोई भी एक लोड को उठा लीजिए, किसी भी एक को 1 2 3 में से कोई भी एक लोड उठा लीजिए। मान लीजिए कि हम इसी w को उठाएं, तो ये w जो है ई के कैसे घूम रहा है, ये इस शेप में घूमेगा, ठीक है, और इस वाले मोमेंट को भी घुमाई तो ये भी आपका इसी डायरेक्शन में घूमेगा, दोनों का सेम डायरेक्शन में है। तो जो इस w के लिए डायरेक्शन यूज किए हैं वही डायरेक्शन mx के लिए यूज कर लेंगे। तो इस w के लिए डायरेक्शन हम क्या यूज किए हैं, माइनस में यूज किए हैं, तो इस mx के लिए भी हम माइनस यूज कर लेंगे, ठीक है। और इन सब को हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताए थे यहाँ पर वो साइन का जो RUN और RCN का जो हम फंडा आपको बताए थे, यहाँ पर उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसा हम आपको बताए थे। अगर मान लीजिए आप कहिएगा कि नहीं सर आप तो यहाँ से ये जो अपवर्ड जा रहा था इसको आप पॉजिटिव लेकर के बताए थे, अगर आप बताइए कि निगेटिव होता तो क्या होता, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर हम मान लो कि निगेटिव अगर लेते हैं तो यहाँ पर निगेटिव हो जाता, ठीक। यहाँ पहले से जैसे पॉजिटिव था तो अब क्या होता है, यहाँ पर निगेटिव हो जाता, ठीक है। पहले से यहाँ पॉजिटिव था, अब यहाँ निगेटिव हो जाता, तो फिर हम बोले थे इसका उल्टा करते चले जाएगा। तो ये इसको जब निगेटिव लिए तो इसको क्या ले लेंगे, इसको पॉजिटिव ले लेंगे, फिर उसी तरह से ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता। तो इसको अगर हम यहाँ पर से माइनस कॉमन लेकर के उधर चले जाए 0 की तरफ, उधर हम कर दें तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये साइन का लोचा यहाँ पर नहीं आता है, ठीक। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ये मोमेंट का जो वैल्यू है, मोमेंट का वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे देखिए ये मोमेंट इधर माइनस में था, इसको बराबर को उधर लेके चले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट को ही हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं, ठीक है। मोमेंट मान लीजिए कि बराबर को उस साइड लेके चले गए हैं, मोमेंट प्लस में है, बाकी सब जैसे था वैसे ही इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए mx बराबर में क्या हो जाएगा, ये सारा चीज़ जैसे है वैसे ही लिख देंगे, यानी कि wx माइनस में w इंटू एक्स माइनस l/3, x माइनस l/3 और फिर माइनस में w इंटू एक्स माइनस 2l/3, यानी कि ये l/3 को ऐड कर दिया तो 2l/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहीं पर आपको मेन इसमें समझना है कि ये होता कैसे है। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर जो करना है आपको ना कि हर एक पॉइंट के बाद, हर एक टर्म के बाद, जैसे एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ, तीसरा टर्म ये हुआ, ठीक है। तो हर एक टर्म के बाद आप एक ऑब्लिक साइन दे देते हैं हम लोग, ठीक है। वो हम साइन दे करके आपको बताते हैं, ये ऐसे दे दिए, ये ऐसे दे दिए, ठीक है। ये साइन कहाँ पर देना है, ये जो साइन, ये जो आपका निगेटिव पॉजिटिव है, जैसे ये वर्ड, ये वाला आपका फर्स्ट टर्म खत्म हो रहा है, इसके जस्ट बाद दे देना है। उसी तरह से यहाँ वाला देखिए, ये दूसरा वाला जो ये आपका स्टार्ट हुआ, इसके जस्ट बाद दे दिए, ठीक है। ऐसे ही कर करके हम यहाँ पर 2 ऑब्लिक साइन दे देते हैं। और ये ऑब्लिक साइन क्यों देते हैं इसको भी हम समझते हैं। इसमें क्या करना है, जैसे देखिए इसमें आप ये सोचिए कि हमने ऑब्लिक साइन आखिर दिया तो दिया क्यों, ठीक। क्योंकि मान लीजिए कि ये सेक्शन तो हम यहाँ पर कट किए थे, तो इसमें ये लोड भी आ रहा था, ये लोड भी आ रहा था, तो हम ये सब चीज़ ले लिए थे, ठीक। लेकिन अगर हम मान लो कि हम आपसे बात करें कहीं इसी जगह पर की,
ठीक है। तो इसी जगह पर का अगर हम बात करते हैं आपसे, यानी कि सिर्फ इतने दूर की बात हम अगर कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये लोड आपका आएगा नहीं आएगा, तो फिर हम ये वाला लोड की बात क्यों करेंगे, ये वाला लोड आएगा नहीं आएगा, तो फिर इधर वाला लोड की भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कि क्या होगा कि ये भी लोड नहीं आएगा, ये भी लोड नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला रहेगा। ये वाला क्यों रहा, क्योंकि ये तो रिएक्शन के कारण था, यानी कि यहाँ से इधर गया था, तो ये वाला लोड तो रहेगा ही। और रहा बात, ये mx बच गया। mx क्यों बचा, आप बोलिएगा कि सर mx भी तो यहाँ पर था, तो ठीक है, यहाँ पर नहीं आप दो, इस सेक्शन को अगर हम यहीं पे कट करते हैं तो यहाँ भी तो हमको शेयर फोर्स ऑफ मोमेंट दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि ये वाला मोमेंट और ये वाला जो लोड है, ये दोनों यहाँ पर बच जाता है। तो अगर हम मान लो कि किसी पॉइंट, इधर मान लो कोई सा भी पॉइंट, अगर इसको नाम दे देते हैं, इसको मान लो कि 1 पॉइंट दिए, इसको मान लीजिए 2 पॉइंट दिए, इसको मान लीजिए 3 पॉइंट दिए, ठीक है। तो अगर हम 1 पॉइंट पर सेक्शन कट करके देखें तो क्या होगा, आपका ये वाला W आएगा, यानी फर्स्ट टर्म आएगा, ठीक है, और फिर ये मोमेंट वाला आएगा, यानी मोमेंट तो आपका हर केस में आएगा। तो मोमेंट को हम अभी साइड कर लेते हैं, मोमेंट अपना इस साइड है, अपना सेपरेट है, ठीक। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट पर की बात करेंगे, ठीक, तो क्या करेंगे कि सिर्फ ये वाला W आएगा, यानी कि सिर्फ इसको लेकर के चलेंगे। अगर हम सेकंड पॉइंट पर का बात करेंगे तो क्या आएगा, एक ये वाला लोड आएगा, ये W, यानी फर्स्ट टर्म तो आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, ये W भी आएगा, यानी सेकंड टर्म भी आएगा। तो फर्स्ट टर्म आया, सेकंड टर्म आएगा, ठीक, लेकिन थर्ड टर्म नहीं आती, इसको हटा देंगे। फिर अब मान लीजिए कि अगर हम तीसरे पॉइंट पर की बात करें तो तीसरे पॉइंट पे आप बताइए कौन कौन आएगा। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो कौन आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, फिर ये वाला भी आएगा, फिर ये वाला भी आएगा, यानी कि सब के सब आ जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन होता हो तो आप क्या कीजिएगा, जैसे 1 पॉइंट की बात चल रहा है तो 1 पॉइंट के बाद जितना भी है सबको आप अपने हाथ से कवर कर दीजिएगा, ठीक। तो इसके बाद जो जो चीज़ आपको दिखेगा बस उसी के बारे में इसको ले लेना है, ठीक। यानी कि जिस पॉइंट पर हम देख रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में जितना फोर्स है उन सबको कंसीडर करते जाना है, ठीक है। यहाँ तक आपका ये आपका यहाँ पर इसी जगह पे आपका मेन ट्विस्ट होता है। अब इसके बाद फिर जैसे डबल इंटीग्रेशन मेथड में हम क्या किए थे, mx को किसके बराबर लिखे थे, याद है, हमने पढ़ा था m बराबर EI इंटू में d2y/dx²। ये वाला चीज़ याद होना चाहिए आपको, अगर याद नहीं है तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर इसका डेरिवेशन भी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप जब आपका कमेंट में अगर आएगा कि हाँ आपको ये नीड है तभी हम इसको बताएंगे, अगर नहीं नीड होगा तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखिए, तो यहाँ से आपका mx आ जाता है। अब देखिए, अब इसको यहाँ के बाद आपको सोल्व करना है, इसको डबल इंटीग्रेशन वाले मेथड के जैसा ही, ठीक है, उसी बेसिस पे सोल्व करना है। बस इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है, जैसे हम लोग डबल इंटीग्रेशन में क्या किए थे, यहाँ पर आने के बाद आप इसको इंटीग्रेट करते गए थे, ठीक है, ताकि dy/dx, जैसे dy/dx का हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से एक dy/dx हट जाता है, यानी कि सिर्फ y आता था। अगर यही हम इंटीग्रेट करते हैं d2y/dx² का तो क्या होता था, एक मतलब एक स्क्वायर वाला टर्म हट जाता था, यानी कि क्या होता था, ये बचता था dy/dx बचता था। कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये चीज़ आपको पता होगा। ये मैथ की बात है, इस पर हम लोग टाइम अभी नहीं देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ आपको याद रखना है कि जैसे यहाँ पर हम अभी ये जो आपका टर्म आया है x - l/3, यहाँ पर आया टर्म x - 12/3, तो इस चीज़ को इंटीग्रेट, इसको भी अभी यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ आपको याद रखना है कि इसको कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर से x - l/3 का आप अगर इंटीग्रेट माने इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्या करते हैं कि जैसे x का क्या होता है, x का किए तो x माने x⁴n का क्या होता था इंटीग्रेशन, x⁴n + 1 अपॉन में n+1, यानी कि ये क्या हो जाता था। तो इसको आप जैसे अगर एक मान लीजिए कि आप अगर पहले इसको अगर ऐसे रहता तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसको करते हैं x को अलग करते हैं, l/3 को अलग करते हैं। जैसे में कि इसको करते हैं तो x का ये तो x² 2 और ये l/3 का करते तो क्या करते, माइनस में ये था तो l/3, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको आप x कर देते थे, यानी कि आप ऐसे करके इसको इंटीग्रेट करते थे, ठीक है। इस टाइप के इंटीग्रेशन को आप इसी टाइप से सोल्व करते थे।
लेकिन आपको मैकॉले मेथड में आपको बस यही चीज़ ध्यान देना है कि इसको इस टाइप से इंटीग्रेशन नहीं करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करना है, इसको एक सिंगल यूनिट मान लेना है, मतलब ये टोटल का वैल्यू मान लेना है आपको x है, अब इसका पावर n+1 बटा में n+1, यानी करना क्या है, तो ये हो जाएगा x माइनस l/3 आपका एक साथ रहेगा, अब इसका पावर n+1, यानी ये पहले अभी कुछ नहीं तो 1 था, तो 1+1 यानी 2 अपॉन में n+1 यानी अपॉन में 2। तो ये आपका रियल में यहाँ पर मैकॉले मेथड में ये आपका इसका इंटीग्रेशन ऐसे लिखना है, बस इसी चीज़ को ध्यान देना है। उसके बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट करते चले जाएंगे। ठीक, यहाँ पर आपको बस फोकस करना है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको हम एक बार इंटीग्रेट करते हैं, या फिर आप अगर चाहिए तो इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखिए ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ई आई जो आपका कांस्टेंट है, तो ई आई इंटीग्रेट करते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए इस इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको इंटीग्रेट करना है। तो अभी बताए थे ई आई क्या, ई आई तो आपका कांस्टेंट टर्म है, जो कि हम लोग डी आई मेथड में भी देखे थे इसका डिटेल, तो वहाँ से आप अगर आप नहीं देखें पिछला वीडियो तो वो मैं आपको यहाँ आई बटन पे दे दूंगा, आप उसका लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट जब हम कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ई आई तो अपना कांस्टेंट है, तो ई आई ऐसे ही रह जाएगा। अब d2y/dx² का जो इंटीग्रेशन है तो ये हो जाएगा आपका dy/dx। ठीक है, अब देखिए यह है बराबर में, अब क्या है ये देखिए w लोड था, तो w का तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रह जाएगा। अब x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x²/2। ठीक, फिर अब ये ऑब्लिक साइन जो है, ये ऑब्लिक साइन आप देना भूलिएगा नहीं, यहाँ पर दे दीजिएगा। तो इसमें जो क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा अभी फिलहाल हम डिस्टेंस पर देते हैं। क्यों डिस्टेंस पर दे रहे हैं ये हम आपको अभी बताते हैं। फिर देखिए ये माइनस साइन था, माइनस दे दिए। अब क्या है w इंटू x माइनस l/3 का डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पर अभी आपको बताए थे ये w तो w ही रह जाएगा, और x माइनस l/3 का कैसे इंटीग्रेशन करना है, यहाँ से x माइनस l/3 है, अब इसका स्क्वायर बटा में 2 कर देना है। ठीक, फिर यहाँ से आपका ऑब्लिक साइन है, तो यहाँ से ऑब्लिक साइन दे देंगे। फिर इसके बाद वाला टर्म का भी वैसे ही लिख देंगे, तो माइनस में w, फिर x माइनस 2l/3 है, यहाँ से क्या हो जाएगा w इंटू में x माइनस 2l/3, अब इसका फिर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पे ऐसे करना है, ये चीज़ का बस फोकस रखना है। अब देखिए अब क्या था, हम आपको डीआई मेथड जब बता रहे थे उस टाइम बताए थे कि एक इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमको लगाना पड़ता है। ठीक, तो इसमें जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं ना, जैसे हम लोग डीआई मेथड में क्या किए थे, लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दिए थे, लेकिन इसमें क्या कर दिए है कि इसमें आपको कहाँ पर ऐड करना है, पहले ही वाले टर्म में आप इसको C1 नाम से ऐसे ऐड कर दीजिए। ये C1 क्या है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है एक, और ये क्यों दिए, ये क्यों ऐड करते हैं, ये भी आपको हमने लास्ट क्लास में डीआई मेथड वाले में बताया था, वहाँ पर आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। अब देखिए तो फिर क्या करते हैं ये, तो अब आप सिर्फ ये आपको डाउट होगा ये पहला वाला में क्यों दिए, तो क्यों दिए, क्योंकि आप यहाँ पर अभी आपको बताए थे कि ये टर्म कब लेना है, ये टर्म कब लेना है, ये टर्म कब लेना है। तो आप अगर वहाँ पर केयर किए होइएगा तो ये देखे होइएगा कि आपको ये पहला टर्म हमेशा लेना है। फिर कुछ केस आया था, जैसे यहीं पर अगर हम सेक्शन कट किए थे, इधर का कोई बात नहीं था, तो यहाँ से दूसरा टर्म को हम हटा दिए थे। फिर जैसे यहाँ पर सेक्शन कट किए थे तो ये दूसरा और तीसरा दोनों टर्म हटा दिए थे, ये दूसरा टर्म भी नहीं था, ये तीसरा टर्म भी नहीं था। फिर क्या किए, अगर मान लीजिए यहाँ पर सेक्शन कट किए तो ये वाला टर्म आया था, लेकिन ये लास्ट वाला जो तीसरा टर्म था, ये तीसरा टर्म हटाए थे। तो ये क्या है कि मतलब हम इधर बाहर वाला जो बाद वाला जो मतलब वो टर्म है इसको हम हटा रहे हैं, लेकिन पहला टर्म तो नहीं हटा रहे हैं ना। अगर मान लीजिए यही C1 को अगर हम इधर ऐड करते चाहे इधर ऐड करते हैं, तो यहाँ पर का जब हम बात करते तो यहाँ पर तो आपका ये कांस्टेंट नहीं आ पाता, इसी वजह से हम इसको पहले वाले टर्म में ही ऐड कर दिया। अब बाद में आप जोड़िए चाहे पहले जोड़िए, टोटल इक्वेशन में तो चेंजिंग कोई आएगा नहीं,
तो इसीलिए क्या करते हैं हम इसको पहले ही जोड़ देते हैं, ताकि अगर इधर वाला ये टर्म चाहे ये टर्म अगर नेग्लेक्ट भी हो जाए तो भी हमारा ये चीज़ बचा रह जाए। ठीक, तो यहाँ से आपका हो गया, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन 2। ठीक है, फिर इसी तरह से अगेन इंटीग्रेटिंग। ठीक है, यहाँ पर आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, अगेन इंटीग्रेटिंग। तो फिर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का इंटीग्रेट कीजिएगा तो y आ जाएगा, अभी बताए थे। तो ये क्या हो जाएगा, ei इंटू वाई हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या है, w इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो w बाई 2 तो बाहर ही रह जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3। अब फिर यहाँ से आप देखिए ये कांस्टेंट का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, इसमें x ऐड माने x से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी c1x हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर हम अपना ऑब्लिक साइन दे देंगे, लेकिन ऑब्लिक साइन देने से पहले फिर क्या है कि फिर एक हम यहाँ पर कांस्टेंट तो ऐड करना है, 2 बार इंटीग्रेट किए हैं तो एक और कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे प्लस में c2 कर देंगे। ठीक, फिर अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्लिक साइन दे देंगे। अब फिर उसी तरह से इसका इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में w था बाई 2, इसको इधर कर लिए। अब क्या है, x माइनस एल बाई 3 का स्क्वायर का करना है, तो ये क्या हो जाएगा कि x माइनस एल बाई 3 है, इसका स्क्वायर का अगर है यानी x स्क्वायर का करना है तो क्या होता था, x क्यूब बाई 3 होता था, तो ये हो जाएगा। फिर ये टर्म आपको शायद इधर ना दिखे, हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये क्या होगा, फिर यहाँ से ऑब्लिक साइन यहाँ पर आप दे देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, माइनस में ये वाला टर्म लिखते हैं, w बाई 2 तो यहाँ था, फिर क्या है, x माइनस 12 बाई 3 का होल स्क्वायर था, यानी कि x माइनस 12 बाई 3 है। अब इसका स्क्वायर था तो फिर एक्स स्क्वायर का कैसे करते थे, एक्स क्यूब बाई 3 कर देते थे। ठीक, तो ये आपका हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपके पास एक ये मतलब ये तीसरा इक्वेशन आ गया। ठीक, यानी कि एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया, ये 2 इक्वेशन से अपने को काम है। तो यहाँ से देखिए, अब आपको क्या क्वेश्चन में बोलता था, क्वेश्चन में बोला था कि आपको इस ए पॉइंट पे चाहे डी पॉइंट पे चाहे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, स्लोप और डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकालना है। तो आपको बताए थे हम कल वाले क्लास में कि dy बाई डी एक्स जो होता है, ये क्या होता है, dy बाई डी एक्स आपका होता है स्लोप यानी थीटा का वैल्यू, और y जो होता है, y क्या होता है, y होता है डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए इस वाले में अगर पुट कीजिएगा वैल्यू, सबका अगर वैल्यू अपने को पता चल जाएगा, इस वाले में पुट करेंगे तो y आ जाएगा, यानी y कौन सा क्या बताता है, डिफ्लेक्शन। तो और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे कि जिस पॉइंट पर चाहिए होगा उस पॉइंट पर हम x का माने x का वो उतना वैल्यू रख देंगे। जैसे b पर चाहिए तो x का वैल्यू क्या रख देंगे, l बाई 3 रख देंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, जो भी y का वैल्यू आएगा वो l बाई 3 डिस्टेंस पे यानी b पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से dy बाई डी एक्स इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो हमको स्लोप मिल जाएगा, मतलब ये वाला इक्वेशन हमें क्या देगा, स्लोप देगा, और ये वाला इक्वेशन क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। अब आपको इसमें निकालना क्या है, बस इसमें आपको एक C1 का वैल्यू निकालना है, एक C2 का वैल्यू निकालना है, बस यही 2 चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। तो C1 C2 कैसे निकालते हैं, C1 C2 हम लोग निकालते हैं बाउंड्री कंडीशन को लेकर के, जैसे कि हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन वाले मेथड में देखा था। ठीक है, तो हम इसको हल्का शॉर्ट में आपको हिंट्स दे देते हैं कि कैसे इसमें आपको निकालना है वो C1 C2 का वैल्यू। उसके बाद आप खुद से सोल्व करके आप ट्राई कीजिएगा, फिर उसके बाद अगर आपके पास आंसर आएगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं भी समझ में आएगा तो भी आप हमें बताइएगा, तो मैं इसका डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि फिर आप लोग को भी मतलब सही से समझ में नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बस हिंट्स दे देते हैं अभी आपको। जैसे देखिए, अब C1 और C2 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे कि अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन को अब हम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए क्या है कि इस पर जब भी हम मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर डी पॉइंट पे सपोर्ट है और ए पॉइंट पे सपोर्ट है, ठीक, तो अगर हम x का वैल्यू अगर हम ए पॉइंट पर ही रहना चाहते हैं तो x का वैल्यू क्या रख देंगे, 0, यानी कि एट x इक्वल टू 0। x का वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि
ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट यानी कि यहाँ से जो L डिस्टेंस पर हम आए L/3 प्लस L/3 प्लस L/3 टोटल जोड़ करके ये जो L आया, तो यहाँ से अगर हम A से L डिस्टेंस पे आए यानी कि कहाँ पर आ गए, D पॉइंट पे आ गए। ठीक है, तो ये जो x का वैल्यू कहाँ रख देंगे, हम L रख देंगे। यहाँ से x का वैल्यू हम L रख दिए। अब क्या बोलते हैं कि L पे जब आए तो फिर सेम कंडीशन आता है, यहाँ पर हम सपोर्ट दिए हुए हैं, तो जब सपोर्ट दिए हुए हैं तो आप बताइए क्या यहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगा, y का वैल्यू कुछ आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी y का वैल्यू आपका हो जाएगा 0। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या dy/dx के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं कि हाँ dy/dx क्या आएगा, dy/dx तो यहाँ कुछ ना कुछ तो स्लोप आएगा, वो नॉन जीरो होगा, यानी कि इस इक्वेशन में हम इसको नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर dy/dx का अपने को वैल्यू ही नहीं पता है, तो इस इक्वेशन से हम अपना नहीं निकलेगा। तो फिर इसको भी हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो उस समय अपने को C2 का वैल्यू, तो यहाँ से आपका ये वाला कंडीशन से आपका पहले क्या निकल जाएगा, इस वाले कंडीशन से आपका मिल जाएगा C2 का वैल्यू, C2 बराबर जो भी आएगा। ठीक है, फिर इस वाले कंडीशन में आप क्या पुट कर दीजिएगा, x बराबर ये, y बराबर ये, और C2 का वैल्यू भी पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से y वाला टर्म तो आपका 0 हो जाएगा, यानी इधर खत्म। फिर x का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा सब में, और C2 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो आपका फिर क्या बचेगा, C1 बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, C1 का भी वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो कल आप हमें कमेंट करके आप बताइएगा कि C1 और C2 का जो वैल्यू है, सिर्फ आप C1 और C2 का वैल्यू ही हमें सिर्फ निकाल के बताइएगा। इसके आगे का फिर मैं आपको थोड़ा सा बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो फिर इसमें थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आपको जहाँ कहीं भी अगर इसमें कहीं दिक्कत लगा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू।